So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So जैसे पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स पढ़े, बिजनेस और प्रोफेशन में एक डिस्टिंक्शन पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में कवर की. इस लेक्चर में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्ट करने से पहले लेक्चर, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस. लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखो 4 फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, आप भी जानते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये 4 है, पहले तो दिमाग में रखो. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप ऊपर ऊपर से बोलूं तो भैया एक बंदा होगा, अकेला वही चला रहा होगा बिजनेस को. सोल प्रोप्राइटरशिप वो है. पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स आ जाएंगे. जॉइंट स्टॉक कंपनी में भाई शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, कंपनी में शेयर्स लगाते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए बनाई जाती है. ऊपर ऊपर से आइडिया हो गया ना. अब भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ने की क्या ज़रूरी है. जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो उस समय आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने बिजनेस के लिए प्रपोज करोगे ना. विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल होगा फॉर द प्रपोज्ड बिजनेस. क्या आप सिंगल ओनर होना चाहोगे, क्या आप पार्टनरशिप करोगे, क्या आप अपनी कंपनी के लिए शेयर्स इकट्ठा करोगे, डिफरेंट शेयर होल्डर्स आएंगे, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की आपकी कंपनी होगी. यू हैव टू एनालाइज फॉर दिस द ऑल अबव 4 forms of business, and this is very important step because it determines the power and responsibilities of the entrepreneur and the division of profits and losses. ये एक बहुत important step है इसलिए क्योंकि ये determine करता है power and responsibility entrepreneur की जो enter करने जा रहा है, साथ ही किस तरीके से profit and losses का division होगा, क्योंकि सब में अलग अलग बातें हैं. तो let's understand the 4 forms of business organization for that. तो देखो ये डिस्टिंक्शन जो है कि लास्ट में हम जल्दी जल्दी देखेंगे. इसमें टोटल 17 पॉइंट है, तो ये 17 पॉइंट्स हम लास्ट में देखेंगे इनको और पढ़ेंगे. पहले हम एक एक करके सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो देख लेते हैं. कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है वो देख लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप नाउ. देखो इतने इजी नोट्स हैं कि आप रीड भी करोगे आपको समझ में आ जाएगा. मैंने जैसा कि कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा होता है. सो द एंटरप्राइज इज ओन्ड एंड रन बाई 1 पर्सन. एक ही बंदा एंटरप्राइज को चलाएगा और उसी ने ओन कर रखा है. देर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी. यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस एंटिटी जो भी बिजनेस है और जो उसका ओनर है उसके बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग है. यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है और जो उसकी बिजनेस एंटिटी है दे आर सेम. देर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन. कीप इन माइंड दैट. तो वही लिखा है कि देर इज नो लीगल distinction between owner and business entity. The vast majority of small businesses start out as sole proprietorship. ज़्यादातर businesses जो छोटे छोटे business होते हैं they just start out as sole proprietorship, जहाँ पर अकेला बंदा start कर रहा होता है business को, वही run कर रहा होता है सारी चीज़ें. So sole proprietorship own all the assets of the business and the profits generated by it. तो sole proprietorship में जो sole proprietor होता है उसी के सारे assets होते हैं business के, और जो भी profits generate होते हैं वो भी खुद ही रखता है क्योंकि वो अकेला बंदा है जो own या run कर रहा है enterprise को. So definitely whatever the profits are generated वो भी उसी के होंगे, whatever the losses are वो भी उसी के, वो ही incur करेगा, वो 100% liable होगा. Let's understand the advantages and disadvantages. So it's very easy and inexpensive टू फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप. छोटे बिजनेस जब स्टार्ट होते हैं तो हर बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप ही करता है. सो इट्स वेरी इजी एंड इनएक्सपेंसिव टू फॉर्म. इसमें बहुत ही कम गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं. जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हो वहाँ पर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के. सोल प्रोप्राइटर ऐसे जब आप एंटर करते हो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ही कम ऐसे रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे. सो दैट डेफिनेटली गिव यू एन एडवांटेज ऑफ फ्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन. यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर बिजनेस. आप जो भी चाहो खुद कर सकते हो. यू आर योर ओन बॉस हियर. सो आपका पूरा कंट्रोल जो होगा आपके बिजनेस पर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि और कोई कंट्रोल क्यों रखेगा. आपका बिजनेस है, आप ही ओनर हो. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस एंटिटी हियर ऑल्सो. सो यू हैव द कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर बिजनेस.
You get all the profits earned by business, which is kind of obvious. जो भी आप रेवेन्यू एज ए रेवेन्यू कमाओगे, जो भी आपकी इनकम होगी, प्रॉफिट्स होंगे, वो आप अर्न करोगे और वो आपकी पॉकेट में जाएगा, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हियर, यू आर द ओनर हियर, यू डोंट हैव टू पे एनी स्पेशल इनकम टैक्सेस, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज कि आपको कोई स्पेशल इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस, लेट्स सपोज इफ यू डाई, द बिजनेस डिसॉल्व्स. दूसरे जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में भाई शेयर होल्डर्स गया, डाई हुआ, सो इट डजंट रियली मैटर, कंपनी तो चलती रहेगी, बट हियर यू आर द ओनर. So definitely if you die, the business dissolves, because there is no distinction also between you and business. So if you die, the business dissolves. That's one of the first disadvantages. You have to rely on your own resource of financing. Financing की आपकी खुद की resources होंगे. कई बार resources मतलब resources तो होती हैं, but finance हो पाना, that also becomes difficult. So that's one of the disadvantages for sole proprietorship की, जो अकेला बंदा चलाएगा उसके लिए. कल को कोई लॉस होता है, डेट होता है, कैटास्ट्रॉफी होती है, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज हो जाती है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, यू आर पर्सनली लायबल फॉर वट एवर हैव बीन अकर्ड इन योर बिजनेस. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी आपकी. एंड यू हैव टू बी ऑल टू मेक बिजनेस सक्सेसेस. आपको ही क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको ही स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको ही एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको ही फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी, तो भैया आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू बी ऑल टू मेक बिजनेस सक्सेस, एंड दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज. यू कांट बी ऑल एंड you can't do everything at once, because it becomes a headache sometimes, it becomes a mess sometimes, and that is also one of the disadvantages, that you have to be all to make business success. So I hope you got an idea. Let's talk about partnership now. पार्टनरशिप जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बस ध्यान से सुनते रहो, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं. सबसे पहले समझ लो कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को क्या डिफाइन करती है. कहती है ये रिलेशन होती है बिटवीन पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है. दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो बेसिकली ये पार्टनर्स, ये 4-5 पार्टनर्स, लेट्स सपोज 5 पार्टनर्स मिल के कंपनी को संभाल रहे हैं. सो वट एवर द प्रॉफिट्स दे इनकर, वो कंपनी के ऑपरेशंस को संभालेंगे, कंपनी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उनको बांटेंगे, जो भी नुकसान होगा उसके लिए लायबल होंगे इक्वली. सो दैट्स व्हाट पार्टनरशिप इज. और यही पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, कि द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं कि द अग्रीमेंट इन पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर, जो भी अग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में, ये लिखित में, राइटिंग में होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग होना करना, तभी लीगली बाइंड हो पाएंगे वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में जब आएंगे. तो पार्टनर्स जब आते हैं तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, वो राइटिंग में सारी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं. सो वन ऑफ द फर्स्ट फीचर इज द एग्रीमेंट ओरल नहीं होना चाहिए, इट्स इन राइटिंग, देन ओनली इट विल बिकम लीगली बाइंडिंग. Remember the minimum number of persons required to form a partnership is 2. कम से कम 2 की ज़रूरत होती है. बैंक में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क कि बैंक में पार्टनरशिप के क्या एक्सेप्शंस है, कितने लोग हो सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम. यू हैव टू टेल मी दिस इन केस ऑफ बैंक. होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तीसरा फीचर है पार्टनरशिप का कि जितने भी पार्टनर्स हैं दे आर इक्वली लायबल फॉर रिट्रीविंग फर्म्स डेब्ट्स. फर्म अगर कर्जे में चल रही है, डेट में चल रही है और कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं है, सो इवन इफ दे हैव टू लिक्विडेट देयर पर्सनल एसेट्स, दे विल डू इट. Why? Because partners are equally liable. So partners are equally liable for retrieving firms' debts, even if it means liquidate their personal assets. Liquidate their personal assets. तो अगर खुद के personal assets भी बेचने पड़े तो वो करेंगे और वो कर सकते हैं. So that's also one of the feature of partnership. जो risk आता है that come up while operating an enterprise, because there are a lot of risk. You know future oriented होती हैं काफी चीजें. With future there is always some risk. So that is also shared by the partners. Profit is shared by every partner equally, which can be an advantage also, कि हर पार्टनर जो अगर कम अपना हिस्सा दे रहा है, कम दे रहा है एज ए पार्टनर, बट प्रॉफिट में वो इक्वली शेयर करेगा वो चीज. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट. हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस और मैनेजमेंट में, डे टू डे ऑपरेशंस में इक्वली
अकाउंटेबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग का उसको हक दिया गया है, पार्टिसिपेट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं, चाहे वो डे टू डे ऑपरेशंस में हो या वैसे भी हो, उन सब में हर पार्टनर को ये इक्वल राइट है कि वो हिस्सा लेगा। एडवांटेजेस क्या है? पार्टनरशिप भी ईजी टू स्टैब्लिश होती है, बट ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कि 4-5 पार्टनर्स आए या जितने भी पार्टनर्स हैं वो आए, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, दैट टेक्स टाइम डेफिनेटली। द एबिलिटी टू रेज फंड्स इंक्रीजेस। अब एडवांटेज है डेफिनेटली कि भाई फंड रेज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई लोग होते हैं। एज द नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीजेस, द एबिलिटी टू रेज फंड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। द बिजनेस विल बेनिफिट फ्रॉम पार्टनर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। हर पार्टनर की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स होंगी। मान लो कोई पार्टनर ऐसा है जिसके अंदर नेगोशिएबल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सो डेफिनेटली उससे ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, बिजनेस का भला होगा। प्रॉफिट शेयरिंग टू एवरी पार्टनर इज इक्वल इन वैल्यू, एंड दैट इज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। अच्छी चीज ये है कि भाई इक्वली शेयर करेंगे सब प्रॉफिट, और ये बुरी भी चीज है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट अगर एक ने ज्यादा दिया है, एक पार्टनर ने स्टार्टिंग में एज ए कैपिटल ज्यादा अपने दिया है, कहीं ना कहीं पैसा एज ए कैपिटल, बट इवन देन उसको प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना दूसरे पार्टनर को मिल रहा है, सो दैट टू डिसएडवांटेज भी हो गया ये तो। सो डिसएडवांटेज में भी इसीलिए इसमें यहां लिखा गया है कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स। नाउ पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ गलती की है तो भाई दूसरा उसकी वजह से दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको भी जॉइंटली लायबल होना पड़ेगा उसके एक्शंस की वजह से। अगर उसने कुछ अनलॉफुल कर दिया या कुछ गलत बिहेवियर कर दिया, पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ देयर पार्टनर्स। तीसरा कि सिंस डिसीजंस आर शेयर्ड, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग वैल्यूज हैं, सबका अलग अलग कुछ कहना है, थॉट्स हैं, सो डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप मे हैव अ लिमिटेड लाइफ विच एंड्स अपॉन द विड्रॉल और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जैसा कि मैंने कहा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी ये जॉइंट से बना है, मतलब कई सारे लोग ज्वाइंट हो जाते हैं यहाँ पर, और क्या होता है, शेयर्स इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसमें कंपनी के इन विच शेयर्स ऑफ द कंपनीज स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर्स, की जो भी कंपनी के स्टॉक के शेयर्स हैं वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं। यानी कि कंपनी का कैपिटल भी जो इकट्ठा होता है वो शेयर्स के थ्रू ही होता है, और जो भी कंपनी के स्टॉक हैं वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। ईच शेयर होल्डर ओन्स कंपनीज स्टॉक इन प्रपोर्शन। कंपनी का जो भी स्टॉक है वो शेयर होल्डर प्रपोर्शन में ओन करते हैं, मे बी 5%, 10%, 2%, 20%। और शेयर होल्डर्स दे आर एबल टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर्स, और ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये आसानी से शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं टू अदर्स विदाउट एनी इफेक्ट्स टू द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, जिससे कि कंपनी पे कोई भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन कि मेंबर को छोड़ के भी जा रहा है अपने शेयर्स को सेल करके, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो चलता रहेगा। क्यों होता है ऐसे? लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी in which shares of the company's stock, कंपनी के स्टॉक के जो भी शेयर्स हैं उनको खरीदा या बेचा जा सकता है। तो पहला फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। कंपनी या बिजनेस हम कहें एक लीगल एंटिटी होती है, एंड दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ। लॉ में ये कहा गया है कि भाई कंपनी जो है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। तो लाइक अ नेचुरल पर्सन, आप अपने नाम पर जमीन खरीदते हो, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, बोरो करते हो मनी, लैंड करते हो मनी, इन द सेम वे बिजनेस के नाम पर ये चीजें हो सकती है, कंपनी के नाम पर ये चीजें हो सकती हैं। So like a natural person, it can do, or we can say the company can do certain things like own property in its name, enter into a contract, borrow and lend money. That is one of the first feature of joint stock company. एक artificial legal person है। दूसरा, here the legal identity of a company and its members are separate, and you need to understand कि जो legal identity है यहाँ पर कंपनी और मेंबर की वो सेम नहीं है। सेम किसमें थी? सोल प्रोप्राइटर में। वही अकेला बंदा सब कुछ कर रहा था, इसलिए वो कंपनी से अलग नहीं है, वो ओनर है, और बिजनेस जो है वहां पर सेम था। बट यहां पर कंपनी की लीगल आइडेंटिटी, उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग अलग है। बोथ हैव देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सो अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द कंपनी, ऑल्सो द कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स मेंबर्स, और वी कैन से लायबल फॉर इट्स मेंबर्स। सो ना तो कंपनी लायबल है मेंबर्स के लिए, ना मेंबर्स लायबल है किसी भी चीज के लिए फॉर अ कंपनी।
सो वही लिखा है कि सो मेंबर ऑफ कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द कंपनी, ऑल्सो द कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स मेंबर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कि भाई मेंबर चला भी जाए कंपनी को फर्क नहीं चढ़ता, कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी। तीसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज मस्ट देयर, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के होने के लिए। चौथा है परपेचुअल सक्सेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब भाई कंपनी की जो लाइफ है ये किसी भी तरीके से मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती, मेंबर आए जाएं, शेयर होल्डर्स आए जाएं, शेयर होल्डर्स बदलते रहें, दैट डजंट अफेक्ट द कंपनीज लाइफ एंड दैट इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन इज। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ये भी लिमिटेड होती है, जो पर्सनल एसेट्स होंगे मेंबर के दैट कैन नॉट बी सोल्ड ऑफ टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी, जैसा कि हमने पार्टनरशिप में देखा। And the last feature of joint stock company is transferability of shares. Shares can be transferable here. Let's talk about the last form of business organization, cooperative society. Cooperative society basically weaker section of society के interest को protect करने के लिए बनाई जाती है. So to protect the interest of weaker section of society, cooperative society is formed. तो यहाँ पर voluntarily अपने हिसाब से अपनी मर्जी से लोग जुड़ते हैं और उनका मोटिव यही होता है कि आपस में ही वो अपने मेंबर्स का वेलफेयर करें। तो इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस हुज मोटिव इज वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। सो एक ही इंटरेस्ट के लोग या एक ही इंटरेस्ट के लोग या एक ही ग्रुप के लोग में भी वो आगे आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपनी रिसोर्सेज को पूल करते हैं, पैसे जोड़ते हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर अपने ही ग्रुप के लिए। दैट्स व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। सो पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट दे कम फॉरवर्ड एज अ ग्रुप, pool their resources, utilize their resources in the best possible manner and derive a common benefit out of it. The cooperative society is widely there in the world and is represented in all sectors, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फूड हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो। और ये कंपलसरी है फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी कि वो रजिस्टर्ड हो और ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है टू द सोसाइटी, एंड इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मेंबर्स। एग्जिट एंट्री हो, इट डजंट रियली मैटर। द इलेक्टिंग मैनेजिंग कमिटी जो इलेक्ट की जाती है विद इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, आपस में ही वो इलेक्ट करते हैं ऐसे कमिटी को जो ज्यादातर डिसीजंस लेती है फॉर दैट सोसाइटी। लायबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स इज कैपिटल, जिसने ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है उस बात पर डिपेंड करती है कि भाई कितना कौन लायबल होगा। सो ये कुछ फीचर्स भी हैं कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इन शॉर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों का। मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इस तरीके से काम करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को इस तरीके से कि अपने ही ग्रुप का कहीं ना कहीं बेनिफिट देखा जा सके। गुड जॉब गाइस। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई होप आपको समझ में आया है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।